हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिक डायपोल का बात करने वाला हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल में अभी तक 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 डायपोल से रिलेटेड जो है उनको देख लें। ये लेक्चर नंबर डायपोल का 3rd है और इसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट की जाए, ठीक है, तो वो रोटेशन के दौरान उनकी जो भी वर्कडन होंगे ना, एक्सटर्नल वर्कडन, वो फाइंड आउट करना अपन। एंड दूसरा एक चीज़ है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट करता है या उसको रोटेशन के दौरान उनके द्वारा जो ईपी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना होता है। ये 2 क्वेश्चन का यहाँ पे हम अभी डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहें और इस पूरा वीडियो लेक्चर को देखें। सबसे पहला प्रश्न क्या है ना कि रोटेशन के दौरान, किसके दौरान, रोटेशन के दौरान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का वर्क डन ज्ञात करें। क्वेश्चन आप सभी बच्चे लिख लीजिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लिख लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशन के दौरान डायपोल का वर्क डन ज्ञात करें। यानी कि अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है, घूमता है, तो उसका कहता है वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरा कहना होगा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होता है। तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप अपने नोटबुक पे ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये है आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसमें हमने रख दिया इस डायपोल को। सो डायपोल पर इधर है माइनस चार्ज एंड इधर है प्लस चार्ज, ठीक है। अब इस पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड माइनस चार्ज पे आप सभी बच्चे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। ये हो गया आपको एक इलेक्ट्रिक फोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पर नेट फोर्स मैंने पहले ही बताया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। एंड एक बात ध्यान से सुने, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा वो तो इलेक्ट्रिक के एकदम अपोजिट होगा। यानी कि हमारा एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टिकल्स जिधर जाना चाहता है हम उसको एकदम उसके क्या विरुद्ध लाते हैं, विपरीत लाते हैं। दैट्स वाई आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। अर्थात अगर मुझे इस डायपोल के कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन चाहिए तो हम इस डायपोल को किधर लाना चाहेंगे? हम इधर रोटेट करके लाना चाहेंगे। ब्लैक से जो मैं दिखा रहा हूँ ना, इधर रोटेट करके लाना चाहूँगा। सो आप सपोज करो कि अभी ये इनका फर्स्ट कंडीशन है, अभी ये प्रारंभिक स्थिति में मैंने डायपोल को रखा, तो अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनका डायपोल मोमेंट पी वेक्टर होंगे एंड पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के साथ सपोज करो कि थीटा आई एंगल बना रहे हैं। थीटा आई का मतलब हुआ थीटा इनिशियल। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो ये एंगल प्रारंभ में कितना बना रहे हैं? थीटा आई। एंड सपोज करिए कि इसको मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एक्सटर्नल एजेंट में हूँ तो मैं इस डायपोल पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट। एंड सपोज करिए कि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या ये डायपोल स्लोली इधर मूव करेंगे? वेरी गुड। तो सपोज करो कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, यानी कि ऐसे डिस्प्लेस हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये डायपोल अब हो गया इस कंडीशन में, समझ रहे हैं ना, यहाँ माइनस एंड यहाँ प्लस, इस कंडीशन में आ गए। तो सपोज करिए ये जो डिस्प्लेस हुआ, ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं, ये एंगल डी थीटा है। कितना है? ये एंगल डी थीटा है। ये जो डिस्प्लेस हुआ ये एंगल कितना है? डी थीटा। मतलब थोड़ा सा इसको क्या किया, अपना डिस्प्लेस करा है। तो वर्क डन होंगे, कितना वर्क डन होंगे डियर स्टूडेंट्स? तो आप कहेंगे सर वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, किसके दौरान? रोटेशन के दौरान।
थोड़ा सा डिस्प्लेस कराए तो आपको वर्क डन इक्वल टू फार्मूला पता होगा डियर स्टूडेंट्स, एफ कौन सा, यहाँ पे तो एक्सटर्नल होंगे, इनटू डी एक्स, एफ वेक्टर में एंड डी एक्स भी वेक्टर में, ये फार्मूला आपको पता है। पर एक बात ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल इधर लगाया सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने आप एक फोर्स एक्सटर्नल इधर लगा, ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे कितने एक्सटर्नल फोर्स लग गए, तो यहाँ पे दो एक्सटर्नल फोर्स लग गया। और आप कह सकते हो कि जहाँ पे दो एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं वहाँ वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉर्क लिखेंगे। किसके बदले टॉर्क लिखेंगे, यहाँ पे मैं इस एफ एक्सटर्नल डबल लग रहा है ना, एक इधर लग रहा है एंड एक इधर लग रहा है, सो एक इधर लग रहा है, सो मैं एफ एक्सटर्नल के बदले टाउ लिखूँगा एंड डी एक्स के बदले ये जो एंगल है वो डी थीटा लिखूँगा। अर्थात डी डब्ल्यू बराबर फार्मूला आ गया टाउ इंटू डी थीटा। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो क्या आया डियर फ्रेंड, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू फार्मूला आया टाउ इंटू डी थीटा। एंड डियर स्टूडेंट्स टाउ का वैल्यू आपको याद है, मैंने पहले भी सिद्ध करा था। तो आप कहोगे सर मुझे तो टाउ इलेक्ट्रिक का याद है, मुझे तो टाउ इलेक्ट्रिक का याद है, पढ़ाए थे पी ई साइन थीटा। सो ऐसा सपोज करो कि टाउ जो है, टाउ एक्सटर्नल वाला इक्वल टू मैंने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ टाउ इलेक्ट्रिक वाला। सो आप कहेंगे यहाँ पे माइनस लगा दो, पर माइनस मैं नहीं लगाऊंगा। सपोज करो कि वो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सटर्नल है एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक है, ये मॉडुलस लगा लिया मोड फॉर्म में, क्योंकि ये मोड फॉर्म में लेना होगा। एंड मोड फॉर्म में ना भी लेंगे तो एक चीज़ थोड़ा सोचिए कि अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में स्लोली जा रहा है, छोड़ देंगे फ्रीली तो वो तो बड़ी तेज़ी से घूम जाएंगे, बट अगर स्लोली जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे। थोड़ा सोचिए, एक्सटर्नल एजेंट ही वर्क कर रहे होंगे। दैट्स वाई हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक टॉर्क ना लेके एक्सटर्नल टॉर्क ही लेंगे एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक टॉर्क को एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल मान लेंगे। तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू होगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो ये हमारे बीच डब्लू डी डब्लू एक्सटर्नल आया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। अब सुनो, अब मुझे थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल घुमाने पर, रोटेट करने पर डायपोल का नेट वर्क डन ज्ञात करना है। तो डब्लू नेट निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, आपको याद था कि आप इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डी डब्लू एक्सटर्नल का, कहाँ से, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। एंड यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा इफ़ यू वांट टू रोटेट द डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी मस्ट हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल टॉर्क फॉर वेरी स्लोली। सो स्लोली मोशन टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टाउ इलेक्ट्रिक एंड टाउ एक्सटर्नल मोड में कर दिए तो टाउ इलेक्ट्रिक। दैट्स वाई टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू पी ई साइन थीटा एंड डब्ल्यू इक्वल टू आपको मैंने अभी बताया और आप समझ रहे होंगे। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वही मैंने डब्ल्यू निकालने के लिए डी डब्ल्यू का वैल्यू रख दिया टाउ एक्सटर्नल डॉट डी थीटा, टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू पी साइन थीटा एंड इसमें डायपोल मोमेंट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है एंड डायपोल मोमेंट तो फिक्स है ही, वो दोनों इंटीग्रेशन से बाहर आ गया एंड थीटा इनिशियल से हम थीटा फाइनल तक क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस को बैक ले लिए एंड डियर स्टूडेंट्स कॉस थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे एंड उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे माइनस में ये लोएस्ट लिमिट एंड हमारे बीच माइनस से इसमें अगर मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएंगे एंड यहाँ प्लस आ जाएंगे। सो हम लिख देंगे डब्लू एक्सटर्नल इक्वल टू पी ई
कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, वेयर थीटा इनिशियल इज इनिशियल एंगल between electric field intensity and dipole moment, and theta final is angle between electric field intensity and dipole moment। एक प्रश्न आपके बीच और दोबारा ध्यान से सुनिएगा। ये तो W एक्सटर्नल की वैल्यू आया, अगर मैं आपसे W इलेक्ट्रिक पूछूं या कंजर्वेटिव पूछूं तो आपको बताया गया था W एक्सटर्नल इक्वल टू फार्मूला नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिक। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर W इलेक्ट्रिक चाहिए तो माइनस से एक्सटर्नल वाला को गुना कर देंगे, आपका आंसर ये आ जाएंगे कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। एंड माइनस से अगर गुना कर दिया जाए तो ये माइनस हटेंगे, तो यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे, और इसको चेंज करके आप लिख सकते हो पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। जिन टर्म्स को मैंने अभी आपको समझाया था वही सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, और आप इस चीज़ों को हमेशा इलेक्ट्रिक का जो भी वर्क डन है वो समझ जाएंगे कि वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन बाय इलेक्ट्रिक टॉर्क से इतना होगा पी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। एंड वो हमारे बीच जनरली यदि वर्क डन फाइंड करने पूछा जाएगा प्रश्नों में तो हम हमेशा W एक्सटर्नल ज्ञात करना होगा। याद रखिएगा, अगर कहीं भी सवाल आ जाए कि W एक्सटर्नल वर्क डन निकालो, डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर दिया गया तो बताओ वर्क डन, तो हमेशा आपको एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है जब तक ये ना मेंशन हो कि W इलेक्ट्रिक चाहिए। अगर स्पेशली पूछा जा रहा है W इलेक्ट्रिक, तब जाके आप पुट कर सकते हो W इलेक्ट्रिक बराबर पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। लेकिन ऐसा मेंशन नहीं हो क्वेश्चन में तो आपको हमेशा W एक्सटर्नल निकालना है। एंड हमारे बीच एक और जो है हैशटैग लगा है कि इफ़ इट इज नॉट गिवन देन इनिशियल एंगल शुड बी एज्यूम टू थीटा इनिशियल इज 0। अगर आपको प्रश्न में कहा गया कि एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा से रोटेट किया गया, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर वो कहा थीटा से रोटेट किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो थीटा फाइनल हैं। एंड कितना से शुरू किया था तो उसको इनिशियली आपको 0 मानना पड़ेगा। ये हमेशा केयर करके रखिएगा। अगर बोला वो थीटा से रोटेट किया, इसका मतलब थीटा इनिशियल कितना है 0 है, एंड थीटा फाइनल क्या है थीटा है। सो उस वर्क डन में आप पुट कर दीजिएगा इस वैल्यू को थीटा इनिशियल को, तो पी ई और यहाँ पुट करिए कॉस थीटा इनिशियल वैल्यू कितना 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा फाइनल वाला। सो 0 डिग्री की वैल्यू आप सभी बच्चे को पता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, और आपके बीच वर्क डन निकल के आया जब थीटा एंगल से डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट की जाए तो फार्मूला होंगे पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एंड ये चीज़ें आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड में, अतः इसको आप केयरफुल्ली ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एंड W इलेक्ट्रिक के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया था, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होंगे। अगर आपने W एक्सटर्नल वहाँ से फाइंड आउट किया, ध्यान सुनिएगा, अगर W एक्सटर्नल, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेशन करा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वर्क डन आपको फाइंड आउट कर लिए आप, तो हो सकता है अगर वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन निकलता है तो ये तो ज़रूरी है वहाँ पे कि डायपोल के कारण EPE भी होगा। EPE मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हमें एक बात केयरफुल्ली पहले समझना है कि डायपोल किस स्थिति में, जैसे एक चार्ज इन्फिनाइट पे थे तो उनका EPE 0 था, और इन्फिनाइट से उठा के अपन सिस्टम में लाते थे तो अपना EPE मिलता था, ये तो सबको पता है। तो EPE यहाँ पे सबसे पहले डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि किस स्थिति में डायपोल का EPE जो है वो 0 होंगे, ये चीज़ आपको पता करना है। ध्यान सुनिएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल परपेंडिकुलर हो, जैसे ये है आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसमें डायपोल आपका है ऐसे रखा हुआ, ध्यान सुनिएगा,
डायपोल रखे हैं ऐसे, ये है आपका माइनस चार्ज एंड यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ है प्लस चार्ज। सो ये तो डायपोल हो गया डियर फ्रेंड्स। तो इस पर मैं अगर फाइंड आउट करो u की वैल्यू, सो u इक्वल टू हमने पढ़ाया था आपको v इंटू क्यू पढ़ाया था ना। तो u नेट बराबर क्या हो जाएंगे डियर फ्रेंड, तो सर ये वाला v क्यू, ये वाला v क्यू एंड प्लस ये वाला v इंटू विथ साइन q को लिखते हैं तो इंटू माइनस क्यू, माइनस से गुना कर देंगे तो ये इधर आ जाएंगे। सो ये और ये क्या हो जाएंगे, कट के कितना आया 0। सो आपको ये पता चल गया कि अगर परपेंडिकुलर रखा हुआ है कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका ईपी कितना होंगे 0 होंगे। सो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा है, आप ध्यान से सुनो और समझो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखिए। मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर एक मिनट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल अर्थात U व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखते हो तो EPE यानी U 90 डिग्री पे, U कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे आपको 0 प्राप्त होंगे, आपको 0 प्राप्त होंगे। आप यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे तो U प्लस वाला का एंड प्लस U माइनस वाला का एंड दोनों पुट किया तो आपको कितना आया 0 आया। वैसे भी मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी U का फार्मूला होता है नेगेटिव ऑफ P अर्थात डायपोल मोमेंट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कॉस थीटा। सो डियर फ्रेंड्स नेगेटिव ऑफ P कॉस क्या डिग्री रखेंगे, यहाँ पे कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0, दैट्स वाई U इज अ 0। तो आपने क्या देखा कि जब किसी डायपोल को परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म में रखा जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका जो EPE है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो 0 आएंगे और ये चीज़ें आपको याद रखना है। सो आपको पता चल गया कि सबसे पहले डायपोल किस कंडीशन में होना चाहिए यहाँ पे, तो सबसे पहले डायपोल को आप रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर। ऐसा सपोज करोगे कि हमने परपेंडिकुलर रखा है एंड उसको आप वेरी स्लोली इस डायरेक्शन में ले जाओगे, बहुत ही स्लोली किधर ले जाएंगे, ये है परपेंडिकुलर जिसमें U 0 है एंड आप इसको वेरी स्लोली डायपोल को किधर ले जाएंगे, रोटेट करेंगे इधर की ओर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। सो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा स्लोली जा रहा होगा, स्लोली जा रहा है इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है। अगर फ्रीली छोड़ देना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएंगे, इस पर इधर लगेगा और ये बड़ी तेज़ी से रोटेट करेंगे, पर हमारा डायपोल बहुत ही वेरी स्लोली रोटेट कर रहा है। दैट्स वाई आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट उसे इधर की ओर खींच रहा है और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स से एक्सटर्नल का फोर्स की वैल्यू थोड़ा कम है, जिस वजह से ये इधर की ओर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको मिलेंगे तब EP। और ध्यान से सुनिए, एज वी नो दैट जैसा कि हमें पता है कि पहले भी हमने आपको बताया था जब हमने चार्ज को इन्फिनाइट से उठा के सिस्टम में लाते थे तो EP बराबर कि डेल्टा U इक्वल टू फार्मूला होता है W एक्सटर्नल या नेगेटिव ऑफ W इलेक्ट्रिक एंड सो आप कहेंगे कि ठीक है यहाँ पे डेल्टा U इक्वल टू फार्मूला पढ़ाए थे U फाइनल माइनस U इनिशियल, डेल्टा U जो चेंज इन EP। तो चेंज इन EP का मतलब हुआ कि हमारा डायपोल परपेंडिकुलर था और मैं डायपोल को ले रहा हूँ इधर की ओर, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा रहा हूँ, तो इसीलिए होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू PE कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 90 से मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, थीटा डिस्प्लेस कराया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इधर जा रहा है तो
इलेक्ट्रिक वर्क डन होंगे ना। हाँ डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक वर्क डन होंगे, बट मैं क्या कह रहा हूँ ना कि इधर बहुत ही स्लोली जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक होगा कि एक्सटर्नल होगा, आप ही बताओ। तब आप कहोगे कि अगर ये वेरी स्लोली जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बंदा है जो इसको धीरे धीरे जाने दे रहा है ना। तो वेरी स्लोली जा रहा है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल है, तब वे इलेक्ट्रिक काम के नहीं हैं। वास्तविकता में डब्लू एक्सटर्नल यहाँ वर्क कर रहे हैं, इसीलिए डब्लू एक्सटर्नल यहाँ पे हम पुट करेंगे। समझ रहे हैं ना। अगर कोई डायपोल वेरी स्लोली जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी जो है ना इंक्लूडिंग नहीं है, वहाँ एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहे हैं, इसीलिए डब्लू एक्सटर्नल की यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करूँगा पी। कॉस इनिशियल आपने पढ़ा है, कॉस थीटा इनिशियल, तो इनिशियल कहाँ था 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर था, माइनस उसके बाद फाइनल क्या है थीटा, पुट कर दिया। एंड डियर फ्रेंड्स, कॉस 90 की वैल्यू आपको पता होगा कि कॉस थीटा पे क्या होगा, एनर्जी पता नहीं, बट 90 पे आपको पता है जीरो होगा, किसका, डायपोल का। एंड ये कॉस थीटा 90 की वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ हमने जीरो रख दिया। एंड जीरो माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा, और हमारा फाइनल आंसर आया नेगेटिव ऑफ पी ई कॉस थीटा। एंड कॉस थीटा अगर यहाँ से हटाएंगे आप, तो आपको मिल जाएंगे डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट। सो अगर डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम इसको लिखेंगे u इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। और ये इम्पोर्टेंट है फार्मूला आपके बोर्ड के लिए, तो आप ध्यानपूर्वक इसको केयरफुली माइंड में सेटअप कर लो। अगर थीटा की वैल्यू डायरेक्शन 0 डिग्री कर दें तो हमारा जो ई पी है वो नेगेटिव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। एंड अगर थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर 90 कर दूं तो वो तो आपको पहले से ही पता है, ई पी क्या आएंगे 0। एंड थीटा अगर 180 कर दें तो हमारा ई पी हो जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 गुना माइनस पी, दैट्स वाई यू इक्वल टू पी, इट इज अ मैक्सिमम। आप सभी बच्चे को पहले से ही पता है कि सर थीटा बराबर 0 डिग्री पर हमें एनर्जी आ रहा है मिनिमम, एंड इस कंडीशन में हमारा डायपोल होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। एंड थीटा बराबर 180 डिग्री पे हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस प्रकार से हमने ये फैक्ट आपको ख़त्म किया। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें देखो क्या है, अब हमारा एक और फैक्ट इसमें है कि एसएचएम अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको कहा जा रहा है कि डायपोल में एसएचएम को थोड़ा एक्सप्लेन करने। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको केयरफुली बातों को सुनना है। मैंने आपको 11th में एसएचएम पढ़ाया था। अगर आप एसएचएम नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस होता है। ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। दोलनी गति का एक कौन है, स्पेशल केस है। समझ रहे हैं मेरी बात को। इस केस में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आपका जो पार्टिकल्स का एसिलरेशन होता है ना, वो एसिलरेशन डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल होता है। एंड इसमें इस मोशन में वस्तु टू एंड फ्रो मूव करता है। आपको अगर टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे दोलन करता है। समझ रहे मेरी बात को। जैसे एक पेंडुलम है, वो आगे पीछे अगर दोलन कर रहा है तो सबसे पहले वो होंगे ऑसिलेटरी मोशन में। अगर वो उनका त्वरण डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल हो जाए, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वो कहलाएंगे एसएचएम में। यानी सभी ऑसिलेटरी मोशन को आप एसएचएम नहीं कह सकते। वही ऑसिलेटरी एसएचएम होगा जिसकी एसिलरेशन डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल होगा, उसको आप एसएचएम के कैटेगरी में रख सकते हैं। समझ गए ना। अगर इस प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाएंगे तो आएगा आपको ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, जहाँ ये ओमेगा है एंगुलर कांस्टेंट।
क्या है ये, एंगुलर कांस्टेंट। और इस कंडीशन में जनरल एसएचएम है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लीनियर एसएचएम। कौन सा एसएचएम डियर फ्रेंड्स, लीनियर एसएचएम। बट एक बात ध्यान सुनो, यहाँ पे आया था टॉर्क, ये आता है फोर्स के कारण। ये किसके आता है, न्यूटन के नियम बराबर F बराबर क्या पढ़े थे, ma। तो ये आता है न्यूटन के लॉ से, यानी ये फोर्स के कारण आता है, ma से आता है। किससे आता है, ma से, यानी कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये आते हैं। इसीलिए इस एसएचएम को कहा गया लीनियर, ठीक है। बट एक बात ध्यान दो, डायपोल में दो फोर्स काम कर रहे होते हैं, दो फोर्स के मिला के बना टॉर्क। तो जब टॉर्क के कारण आता है यहाँ पे, तो एसिलरेशन ना होके यहाँ हो जाता है अल्फा, दैट इज अल्फा इज एंगुलर एसिलरेशन। मेरी बात को केयरफुली सुनना। और ये प्रोपोर्शनल हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, एक्स ना होके थीटा का, क्योंकि वो थीटा पे एसएचएम करने लगते हैं, समझ रहे ना। एंड अल्फा इक्वल टू, इस समानुपाती प्रोपोर्शन घटाएंगे तो होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो इस एसएचएम को आप कहेंगे एंगुलर एसएचएम। इस प्रकार से आप आई होप समझ गए कि एक होता है लीनियर एसएचएम डायपोल में, ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है बगल में, ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ ओमेगा जो है ना क्या है, ओमेगा है, जहाँ ओमेगा स्क्वायर है आपका एंगुलर कांस्टेंट। एंड अगर मैं इस न्यूटन यहाँ पे टॉर्क के बदले अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क के लिए अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो यहाँ पे एसिलरेशन बदल जाएंगे आपको। कौन सी में डियर फ्रेंड्स, एसिलरेशन बदल जाएंगे आपको, एसिलरेशन कन्वर्ट होंगे एंगुलर एसिलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा। सो ये डियर फ्रेंड्स अल्फ़ा है, आई होप आप अल्फ़ा को समझ रहे होंगे। तो ये अल्फ़ा आया किसके कारण, ए के लिए अल्फ़ा आया, ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एंगुलर कांस्टेंट छाप दिए। एंड डिस्प्लेसमेंट के बदले आया थीटा, क्योंकि यहाँ से तो थीटा से ही ना इनको डिस्प्लेस कराएंगे डियर फ्रेंड। सो ये कहलाते हैं आपको कौन सा एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। एंड एफ बराबर एम ए, ये है ट्रांसलेशनल फॉर्म, जबकि ये है आपको मोमेंट ऑफ एनर्सिया, मोमेंट ऑफ एनर्सिया। इसमें देखो ये आई जो दिख रहा है ना, ये है आपका मोमेंट ऑफ एनर्सिया। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, थीटा अगर जीरो है तो टॉर्क क्या आएंगे, जीरो आएंगे। अगर थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क भी जीरो आएंगे, फोर्स भी जीरो आएंगे। एंड टाउ री स्टोरिंग का मतलब हुआ कि अपनी अवस्था को बना लेने वाला टॉर्क, ठीक है। क्योंकि अगर कोई आप ऐसे डायपोल है यहाँ लाए तो ये डायपोल पुनः अपनी अवस्था को लाएगा, इसका मतलब इस पर एक टॉर्क लगा जो रीस्टोर कर रहा है, उनकी अवस्था को क्या ला रहा है, पुनः दोबारा ला रहा है। तो टॉर्क होता है पी साइन थीटा, जो मैंने पहले ही बताया था। तो डियर फ्रेंड्स टॉर्क ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, अगर आप पढ़े हैं कि F बराबर ma होता है, तो F के लिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टॉर्क। एंड m के बदले क्या होगा, तो मास में होता है एनर्सिया। आपको पढ़ाया गया था कि मास के कारण बॉडी में होता है एनर्सिया। तो अगर F के बदले टॉर्क आया तो मास के बदले आएगा एनर्सिया। एनर्सिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस। पर किसकी एनर्सिया ज़्यादा, जिसकी मास ज़्यादा हो उसकी एनर्सिया ज़्यादा। जैसे एक पतले व्यक्ति बैठे हैं, एक मोटे व्यक्ति बैठे हैं, दोनों कहेंगे स्टॉप, मतलब दोनों को कहेंगे, दोनों को रनिंग करा देंगे, किसी तुरंत बोलेंगे दोनों को रुकने के लिए, तो कौन पहले रुक जाएगा, तो पतला व्यक्ति जल्दी रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि एनर्सिया कम है। और मोटा व्यक्ति थोड़ा लेट से रुकेंगे क्योंकि उसकी एनर्सिया ज़्यादा है। तो जिसकी एनर्सिया ज़्यादा होता है ना, वो अपनी अवस्था को ज़्यादा देर तक बनाए रखता है। समझ रहे मेरी बात को, एनर्सिया मतलब किसी भी वस्तु का वो इंटरनल प्रॉपर्टी जो उनकी अवस्था को बरकरार रखता है, उनको बनाए रखता है। सो जिसका मास ज़्यादा उसकी एनर्सिया ज़्यादा। तो हम यहाँ पे मास के बदले रिप्लेस कर दिए एनर्सिया को, फोर्स के बदले रिप्लेस कर दिए टॉर्क को, एंड एसिलरेशन के बदले रिप्लेस कर देंगे किसको, एंगुलर एसिलरेशन को, अल्फा को। एंड आई है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉर्क बराबर क्या पढ़ाए थे आपको, पी ई साइन थीटा। सो यहाँ पे तो टॉर्क का वैल्यू पता है आपको, आई इंटू अल्फ़ा इक्वल टू
पी ई साइन थीटा, दैट्स वाई अल्फा इक्वल टू क्या होंगे डियर स्टूडेंट, पी ई बाई आई साइन थीटा। और एक बात ध्यान सुनिए कि ओसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, ये ओसिलेटरी हो सकता है, अगर इस कंडीशन में गया तो ओसिलेटरी हो सकता है, बट एसएचएम नहीं हो सकता, क्योंकि पी डायपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, आई एनर्जिया है, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। तो अल्फा इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, यानी साइन थीटा वेरी कर सकता है। लेकिन एक बात फिर सुनिए ध्यान से, अगर साइन थीटा इज अ वेरी 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 स्मॉल, यानी साइन थीटा का वैल्यू 1 डिग्री के बराबर हो जाए ना, 1 डिग्री के बराबर हो जाए, तब जाके इसको हम काट के इसके बदले क्या लिख सकते हैं, थीटा। मैंने आपको 11 में बताया था कि एंगल अगर बहुत 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 छोटा हो तो साइन थीटा को क्या लिखा जाता है, थीटा। सो मैंने वही बात यहाँ पे किया, मैंने क्या बात किया है, देखो वी नो दैट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल सो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाएंगे, एंड साइन थीटा को हटा के उसके बदले रिप्लेस कर दिया थीटा। सो उस चीज़ को ये जो है फॉलो कर ले, किसको, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, और ये हो गया आपको एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम कब होगा, इस चीज़ को आप समझ गए, जब साइन थीटा की वैल्यू बहुत 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 कम होंगे, तो उस कंडीशन में ओसिलेटरी ना हो गए एसएचएम हो जाएंगे। लेकिन साइन थीटा का अगर वैल्यू कुछ बड़ा है तो वो ओसिलेटरी मोशन में होंगे। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। सो ध्यान सुनिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख दिए, पी ई बाई आई इंटू थीटा, एंड ये एस एच एम है, एंड पी ई बाई आई इज कॉन्स्टेंट, इट इज अ एंगुलर कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट बाय ओमेगा स्क्वायर। एंड अगर आपको उस डायपोल की टाइम पीरियड पूछने लगे, ध्यान सुनिएगा, टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, आवर्तकाल डायपोल का, तो मैंने 11th में आपको बताया था कि टाइम पीरियड इक्वल टू होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर टी इज अ टाइम पीरियड एंड ओमेगा इज अ एंगुलर। सो आप क्या करो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को पुट करो, तो सो यहाँ ओमेगा का बराबर करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर काटेंगे तो इसमें क्या चढ़ जाएगा, रूट, क्योंकि अभी तो आपको ओमेगा का वैल्यू पता चल गया कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सर पी ई बाय आई, एंड ओमेगा का स्क्वायर अगर काटते तो इस पर चढ़ेंगे रूट, एंड इसको अगर ओमेगा के बदले रिप्लेस कर दें तो अंडर रूट हो जाएंगे पी ई बाय आई, और ये अगर उलट के गुना हुआ तो आप खुद सोचिए कि ये क्या, मैं इसको अंडर रूट आई बाई पी ई तो लिख सकते हैं ना। आप कहेंगे यस, इतना भी आपका मैथ वीक थोड़े ना है, ठीक है। तो आप टाइम पीरियड बराबर सीख गए 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया बाय पी, अर्थात डायपोल मोमेंट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आया डायपोल का टाइम पीरियड। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर कोई पूछे कि टाइम पीरियड डिपेंड किन किन बातों पर करती है, इलेक्ट्रिक डायपोल की टाइम पीरियड किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप कहेंगे प्रोपोर्शनल रूट ऑफ इनर्शिया पर, एंड टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ डायपोल मोमेंट पर, एंड टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ये 3 फैक्ट पर आपका जो डायपोल का टाइम पीरियड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिपेंड करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को सभी बच्चे? तो आई होप आप इन सब चीज़ों को याद करेंगे। मान लीजिए एक प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैं अगर कहूँ आपको कि एक डायपोल का जो है टाइम पीरियड कितना गुना इंक्रीज कर जाएगा यदि मैं उनका जो डायपोल मोमेंट है वो 4 गुना कर दूं। तो ध्यान सुनिए, हमने P को क्या गुना कर दिया, 4 गुना, तो T पढ़े इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाय अंडर रूट क्या पढ़े, P न पढ़े डियर स्टूडेंट्स। सो T प्रोपोर्शनल 1 बाय कितना गुना कर दिया, डायपोल मोमेंट को कितना गुना, 4 गुना कर दिया। सो इनका जो कैलकुलेशन करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या आएंगे बताइए, नया वाला, ये तो नया वाला ही पढ़ा ही, तो 1/2 अंडर रूट क्या आया P, ये तो P ही है ना। सो ये तो ओल्ड वाला है,
तो ओल्ड वाला को क्या लिखेंगे, ओल्ड वाला को टाइम पीरियड इक्वल टू ओल्ड वाला टाइम का, क्योंकि वो तो टी ही है ना, ये तो टी ही है ना, तो t/2, तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, यानी 1/2 टाइम्स हो जाएंगे। तो ऐसे करके प्रॉब्लम पूछते रहेंगे और आप बनाते चले जाएंगे। अब ये है आपको लास्ट पॉइंट डायपोल का, और यहीं पे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएंगे एंड। डायपोल इन यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रिप्लेस किया जाए, विद्युत ध्रुव को रखा जाए, तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान सुनिएगा और समझिएगा। और ये छोटा सा नॉन यूनिफॉर्म से रिलेटेड फैक्ट है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा जो भी बातें नहीं रखी गई है, थोड़ा सा फैक्ट है, इनको समझ लीजिए, क्योंकि ऐसी बार वहाँ अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाला है, तो उस प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सुलझा रहे हैं। आप केयरफुली देखो, ध्यान से ध्यान सुनिएगा हमारी बातों को। क्या है प्रश्न डियर फ्रेंड्स, प्रश्न ये है कि अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो एफ नेट क्या हो सकता है एंड टॉर्क क्या हो सकता है, ध्यान सुनिएगा। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी भी डायपोल को रखेंगे तो याद रखिए आज के बाद एक चीज़, कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं आएंगे, कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं आएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखते हो तो नेट फोर्स जीरो आएंगे, टॉर्क भी जीरो आएंगे, ये संभावना है। पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी भी डायपोल को रखोगे तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं आएंगे, जो हमने कैलकुलेशन करके यहाँ दिखाया है। देख लीजिए F1 जो F2 हमने पुट किया है, F1 F2, और आपको पता चल ही गए होंगे कि अगर हम ऐसे रखा तो इस पर फोर्स लगेंगे इधर की ओर, एंड इस पर फोर्स लगेंगे इधर की ओर, इस पर लगेंगे इधर की ओर, इधर तो नहीं लगेंगे। आप ध्यान से देखिए, इस माइनस पे फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर है, इधर है। एंड प्लस पे लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत किधर चलेंगे, इधर लगेंगे, क्योंकि डायरेक्शन भी देख न लगेंगे। तो क्या ये आपको ऐसे थोड़े ना है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप देखिए ध्यान से, समझ रहे हैं आप समझ रहे होंगे। सपोज करिए कि ये डायपोल ऐसे रख दूँ, ठीक है, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेंगे इस पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लगेंगे तो इधर नहीं लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। तो आप देखिए क्या ये वेक्टर ऐसे एडिशन कभी भी करेंगे तो क्या ये कभी भी जीरो आने वाला है, कभी नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर किसी भी डायपोल को रखोगे ना तो ये तो 100% गारंटी है, उसका कभी भी जो एफ नेट है वो जीरो आपको नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ है कि टॉर्क जीरो आ भी सकता है एंड नहीं भी आ सकता है, टॉर्क जीरो आ भी सकता है एंड नहीं भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं आया, पर अगर मैं डियर फ्रेंड डायपोल को ऐसे रखूँ, ध्यान सुनिएगा, ऐसे रखूँगा, यहाँ माइनस है एंड यहाँ प्लस है, सो प्लस पर किधर फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, एंड माइनस में लगेंगे इधर की ओर, तो ये डायपोल किधरों हिलने डुलने वाला है नहीं, तो अभी टॉर्क कितना होगा, टॉर्क अभी जीरो होंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप याद रख लो कि नेट फोर्स कभी भी आपको जीरो नहीं मिलेंगे, वो नहीं कि वो नॉन जीरो आएंगे, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि टॉर्क में भी जीरो एंड मे नॉट बी जीरो, मे बी जीरो एंड मे नॉट बी जीरो, बट फोर्स एफ नेट मस्ट बी नॉन जीरो, एफ नेट मस्ट बी नॉन जीरो। सो आई होप डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, आज बस यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं शुरू करूँगा कैपेसिटी का, कैपेसिटर शुरू करेंगे। तो गुड बाय, ओके।